नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। बधाई हिंदुस्तान। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की स्थिति आज सार्वजनिक हो गई। किसी भी राजनीतिक दल को जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। नरेंद्र मोदी के 400 पार नारे की भी आज धज्जियां उड़ गईं। विपक्ष को खत्म और बेअसर साबित करने के भाजपाई प्रचार को भी मतदाताओं ने करारा जवाब दे दिया। 75 दिनों के चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ 206 रैलियां और गोदी मीडिया को दिए 80 इंटरव्यू भी भाजपा की लाज नहीं बचा सके। 2014 में भाजपा को खुद अपने दम पर 282 और 2019 में 330 सीटें मिली थीं। लेकिन 2024 में मोदी मैजिक का क्या हुआ? भाजपा को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। 2019 के हिसाब से करीब 55 सीटें भाजपा की कम हो रही हैं। इस हार की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? हर छोटी बड़ी जीत का श्रेय लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या आगे आएंगे और अपनी गलती स्वीकार करेंगे? नरेंद्र मोदी में है इतना साहस? एनडीए गठबंधन के बलबूते भाजपा तीसरी बार सरकार बना भी ले और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी जाएं, तब भी मोदी की शाख पर बट्टा लगना तय है। सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी है। उत्तर प्रदेश में करारी हार भाजपा की हो रही है। क्या योगी इसके लिए जिम्मेदारी लेंगे? इंडिया गठबंधन क्या करेगी? क्या अब मजबूत विपक्ष का मजबूत हस्तक्षेप देश देख पाएगा या जोड़ तोड़ की राजनीति से देश आगे का संचालन नए रूप में देखेगा? ये तो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो ही जाएगा। लेकिन इस चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अब जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। अब मुद्दों पर बात होगी, काम की बात होगी, विकास की बात होगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी आम चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं। तमाम मीडिया संस्थानों व एजेंसियों के एग्जिट पोल लगभग सर के बल खड़े नजर आ रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा बहुमत की रेस से बहुत पीछे रह गई है। हालांकि यदि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नजरिए से बात करें तो उसके लिए फिलहाल सुकून की बात यह है कि वे स्पष्ट बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए भी ये परिणाम हार में जीत की तरह हैं। तमाम सारे दबावों, चुनाव आयोग की तथाकथित पक्षपाती कार्रवाइयों, सीमित संसाधनों व मेन स्ट्रीम मीडिया के बनाए हुए चक्रव्यूह के बावजूद 225 से भी ज्यादा सीटें हासिल कर इंडिया गठबंधन ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी की अजेयता और जादूगरी के तिलस्म को चकनाचूर कर दिया है, बल्कि भारतीय राजनीति में विकल्पहीनता या एक पार्टी शासन की संभावनाओं व आशंकाओं को भी खारिज कर दिया है। इन परिणामों से साफ है कि जनता को लंबे समय तक सिर्फ जुमलों के सहारे बहलाया नहीं जा सकता। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और बढ़ती जीडीपी की बातें तभी असरकारक होंगी जब आम जनता के पास रोटी, कपड़ा, रोजगार, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं की न्यूनतम उपलब्धता हो सकेगी। जब इन्हीं पर संकट खड़ा होगा तो जनता को किसी को भी अर्श से फर्श पर पटकने में समय नहीं लगेगा। चुनाव परिणामों पर सभी राजनीतिक दलों में मंथन चिंतन होना ही है। सरकार बनाने के लिए भी रस्साकसी देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। एनडीए के 2 महत्वपूर्ण दल जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी, जिनके पास 30 से अधिक सीटें हैं, सरकार में अपनी हिस्सेदारी के लिए निश्चित ही दम ठोकेगी और बहुमत से बहुत दूर रह गई भाजपा के पास इनकी शर्तों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ना होने पर ये दोनों किंग मेकर पाला बदलकर इंडिया के साथ चले गए तो भाजपा और एनडीए की सीटें इंडिया ब्लॉक से भी कम रह जाएंगी। ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर अभी संशय और बादल हैं, जो आने वाले 24 से 48 घंटों में शायद छट सके और स्थिति स्पष्ट हो जाए कि केंद्र की सत्ता इस बार किसके हाथ लगेगी। अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनावी कैंपेन को प्रारंभ करने वाली भाजपा को शायद अपनी दुर्गति का अंदाजा हो गया था।
इसलिए चुनाव के प्रत्येक चरण के साथ उनका यह नारा कमजोर पड़ता गया और उनके नेताओं की भाषा का स्तर निम्न से निम्नतर होता गया। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में शब्दों की मर्यादा को तार तार किया और अंतिम चरण तक आते आते वे हिंदू मुसलमान की राजनीति पर उतर आए। विपक्ष ने भाजपा के 400 पार के नारे को आड़े हाथों लेते हुए व्यापक कैंपेन चलाया कि ये संविधान को बदलने की साजिश रची जा रही है। संविधान को बदलने के लिए ही भाजपा इतनी प्रचंड जीत का नारा दे रही है ताकि हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके और दलितों व ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण समाप्त किया जा सके। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय का नया संविधान बनाए जाने की बात करता एक द मिंट में छपा एक आलेख, उसके बाद भाजपा के कई नेताओं के बयान भी संविधान बदलने को लेकर सुर्खियों में आए, जिसने विपक्ष के काम को आसान कर दिया और भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। चुनाव परिणाम में यह बात दीगर है कि संविधान बदलने की बात करने वाले नेताओं को जनता ने नकार दिया। संविधान बदलने की बात करने वाले अयोध्या से भाजपा के उम्मीदवार लल्लू सिंह, नागौर से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा बुरी तरह चुनाव हार गए, जबकि मेरठ से अरुण गोविल बड़ी मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए। भाजपा के पास इस चुनाव में कोई स्ट्राइकिंग मुद्दा नहीं था। आम जनमानस की रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों के सवाल के सामने राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम 370, 5 किलो राशन जैसे जुमलों ने ना काम करना था और ना ही किया। गोदी मीडिया ने सरकार से सवाल ना करके विपक्ष पर ही जिस तरह से हमले किए और उसे चुनावी संघर्ष से ही बाहर सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसके आधार पर स्वामी भक्ति और चाटुकारिता का आस्कर गोदी मीडिया को मिलना ही चाहिए था। लेकिन आज उन गोदी मीडिया के एंकरों से शब्द बहुत मुश्किल से निकल रहे थे। अपने आका को हारता देख उनकी परेशानी को समझा जा सकता था। इतना ही नहीं, चुनाव के बाद एग्जिट पोल के नाम पर जिस तरह का ड्रामा किया गया और परिणामों की घोषणा से पहले ही नरेंद्र मोदी को छत्रपति चक्रवर्ती महाराज घोषित किया गया, वह शायद गोदी मीडिया के काले इतिहास में अभूतपूर्व हो। सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो सर्वे किए जा रहे थे वे किस देश के थे? ऐसा क्या था कि सभी एग्जिट पोल भाजपा को स्पष्ट बहुमत दे रहे थे और विपक्षी गठबंधन को लड़ाई से बाहर कर दे रहे थे? क्या सर्वेकर्ता जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए या इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश काम कर रही थी? आकलन गलत हो सकते हैं, माना जा सकता है, लेकिन वे सच्चाई से इतने दूर रहें तो निश्चित ही उन पर सवाल उठना लाजमी है। चर्चित यूट्यूबर और मोदी सरकार के आलोचक ध्रुव राठी ने तो एक ट्वीट कर एग्जिट पोल को फ्रॉड करार दिया है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की थी। चुनाव परिणामों ने एक बड़े मिथ मोदी मैजिक को तोड़ने का काम भी किया है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से शुरुआती दौर में पीछे चल रहे थे। 2014 और 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि वे किसी भी चरण की गणना में पीछे नजर आए हों। उनकी जीत का अंतर भी पिछले चुनाव से काफी कम हो गया है। स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा सहित कई मंत्री चुनाव हार गए हैं। स्पष्ट दिखाता है कि चुनाव में जिस हवा के सहारे उड़ने की कोशिश भाजपा के नेता कर रहे थे वह टाइट थी। भाजपा के लिए एक बात जरूर संतोष करने वाली है कि दक्षिण में उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और अपना खाता खोला है। उड़ीसा में भाजपा ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना ली है और 24 सालों से नवीन पटनायक की बादशाहत को समाप्त कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में अद्भुत प्रदर्शन किया है। राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा से भी भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं रही। क्या मोदी मैजिक पर मोहब्बत की दुकान का जादू परवान चढ़ गया इस चुनाव में? राम के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करने वाली भाजपा अपनी नफरत भरी हिंसा युक्त स्पीच से भी इस चुनाव में लोगों को ज्यादा आकर्षित नहीं कर सकी। अब आने वाला समय भाजपा के लिए उतना आसान व मुनासिब नहीं होगा जितना अब तक होता रहा है। सरकार किसकी बनेगी और प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।